बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएसी फर्स्ट ईयर के टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के साथ हाजिर हूँ। लीनियर मोमेंटम को हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने ये कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम लीनियर मोमेंटम कहेंगे। तो अगर मास ज़्यादा है तो फिर इस सूरत में अगर मास हमारे पास ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो है वो कोई भी दो सिस्टम्स हैं, मसलन हमारे पास एक P1 है और दूसरा P2 है, तो अगर दोनों के मोमेंटम सेम है तो अगर एक का मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी और दूसरे का अगर मास कम है तो फिर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज मोमेंटम इज द फंक्शन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हम मोमेंटम की कंजर्वेशन पे बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें ये कह रहा है कि अगर किसी एक डायनामिकल सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इस दौरान उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम एक रिलेशन को डेवलप कर चुके थे बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, जो कि डेल एफ जो कि बराबर जो कि था हमारे पास इट इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। अब चूंकि कंडीशन हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि मोमेंटम उस वक्त कांस्टेंट हो सकता है अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो क्वांटिटेटिवली अगर मैं फोर्स को जीरो पुट कर लेता हूँ इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे फिर इसका ये मतलब हुआ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की सूरत में अगर यहाँ पे फोर्स मेरे पास जीरो है, ये अगर मेरे पास जीरो है तो डेल पी मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय डेल टी। अब चूंकि डेल टी मेरे पास बराबर है पी एफ माइनस पी आई, तो अगर ये वैल्यू मैं इधर पुट कर लेता हूं तो पी एफ माइनस पी आई बराबर होगा 0 और पी आई राइट पे शिफ्ट कर लें तो पी एफ बराबर आ जाएगा पी आई के। सो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो सकता है सब्जेक्ट टू द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, अब हमने एक दो एग्जांपल के जरिए इस केस को समझना है, इस मैथमेटिक्स को समझना है कि ये कहता क्या है। देखें, समझ लीजिए कि आपके पास कोई एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है जो कि नीचे आ रहा है, गिर रहा है और उसका मोमेंटम कितना है पी आई। अब ये इनिशियल और फाइनल क्या है कि इनिशियल मोमेंटम हम कब कहेंगे, फाइनल मोमेंटम हम कब कहेंगे, तो इसके लिए हम कोई एक इवेंट को रेफरेंस बनाएंगे कि उस इवेंट के अकर होने से पहले इनिशियल है और उस इवेंट के अकर होने के बाद फाइनल है। सो जिस वक्त वो नीचे आ रहा है तो इस दौरान उसको हम इनिशियल मोमेंटम कहते हैं, कांस्टेंट मोमेंटम है इसका। इस पोजीशन पे जब वो आता है तो एक्सप्लोजन होता है। अब जो ही वो एक्सप्लोजन होगा तो यहाँ पे इसके दो पीसेस, हम सपोज करते हैं कि दो पीसेस बन गए हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब इसका जो एक्सप्लोजन है ये तो फोर्स के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन ये फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल, इसके अंदर जो बारूद है वो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट हो रहा है और वो बम पूरी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। सो लिहाजा इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन होगा, दो पीसेस इसके बन गए, एक पीस इधर आ रहा है, दूसरा पीस इधर जा रहा है। अब ये वाला पीस इधर क्यों नहीं जा रहा और ये वाला पीस इधर क्यों नहीं जा रहा? ये बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे अगर ये पीस यू जा रहा है तो दूसरा पीस जो है वो मस्ट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं हेड टू टेल रूल को अप्लाई करके वेक्टर एडिशन करता हूं, P1 मेरे पास एक वेक्टर है, P2 भी मेरे पास एक वेक्टर है, तो हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज जॉइंड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर और मेरे पास यहाँ पे अब जो फाइनल मोमेंटम है, क्योंकि अभी एक्सप्लोजन हो गया है, सो लिहाजा एक्सप्लोजन हमारे पास एक रेफरेंस इवेंट था, तो एक्सप्लोजन के बाद का जो मोमेंटम है इसको मैं फाइनल मोमेंटम कह रहा हूं। तो पी एफ बराबर होगा P1 प्लस P2। सो मैं अगर यहाँ पे हेड टू टेल रूल को अप्लाई करूं तो फर्स्ट वेक्टर का हेड मिलाया जाएगा सेकंड वेक्टर के टेल के साथ, तो ये मेरे पास P1 है, ये मेरे पास P2 है, रिजल्टेंट होगा फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, तो ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम PF होगा। तो अगर आप देखें हमारे पास डायरेक्शन भी वही आ रहा है PF का और मैग्नीट्यूड भी वही आना चाहिए।
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सूरत में अगर एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास क्या है वो जीरो है। एक और एग्जांपल को ले लें, मसलन आप कहीं ऐसे सरफेस पे मौजूद हैं, एक ऐसे तालाब में मौजूद हैं जहां पे आइस पड़ा हुआ है, इसका सरफेस पूरा का पूरा आइस है और आपके हाथ में सोने का एक बैग है और आप उस सोने के बैग को खोना भी नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ आप जिस सरफेस पे मौजूद हैं वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स कोई नहीं है और हमें पता है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स के बगैर 1 इंच भी आगे नहीं जा सकते। अब अगर बैग को देखते हैं तो उसको खोना नहीं चाहते और दूसरी तरफ टर्न होने की वजह से अपनी लाइफ खतरे में है, तो जाहिर है कि जिंदगी बहुत कीमती है, हमने बैग को ही लॉस करना होगा। तो वो कैसे हो सकता है? अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, आपको फिजिक्स का पता हो, तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। वो कैसे? ये बैग है जिसका मास हमारे पास स्मॉल m है और ये वो बंदा है जिसके हाथ में ये बैग है। तो यहां पे वो फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो है क्योंकि यहाँ पे बैग हाथ में लिए वो बंदा स्टेशनरी है, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हुआ। अब होता क्या है कि एक इवेंट हो ये जनरेट करेगा ये बंदा, सो दैट कि उसकी लाइफ बच जाए। तो वो क्या करेगा कि वो किसी एक डायरेक्शन में या तो वो लेफ्टवर्ड बैग को फेंकेगा या फिर राइटवर्ड बैग को फेंकेगा। यहाँ पे चूंकि फाइनल मोमेंटम भी जीरो ही होना चाहिए क्योंकि इनिशियल जीरो है, इसलिए तो फाइनल मोमेंटम बराबर है मोमेंटम ऑफ द मास प्लस मोमेंटम ऑफ द बैग। अब यहाँ पे हमारे पास जो राइट हेड टू टेल रूल है वो मुझे कह रहा है कि रिजल्टेंट इन दोनों का जीरो आना चाहिए क्योंकि पी आई जीरो है। तो लिहाजा जीरो इज इक्वल टू पी एम प्लस पी बी। यहाँ पे पी एम क्या होना चाहिए? पी एम बराबर होना चाहिए माइनस पी बी के, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं होगा और जब ये फाइनल मोमेंटम जीरो नहीं है तो ऐसा कोई भी फिजिकल इवेंट जो है वो नहीं हो सकता इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। सो एम वी, पी एम को मैं कहूंगा कि ये एम वी के बराबर है और मेरे पास एम वी ये बैग का मोमेंटम और ये हमारे पास उस बंदे का मोमेंटम है जिसके हाथ में ये सोने का बैग है। तो अगर ये बंदा इस तरफ जाना चाहता है तो यहाँ पे बैग का मोमेंटम माइनस होना चाहिए, इसलिए लिहाजा बैग वो इस तरफ फेंकेगा। अगर ये बंदा इस तरफ जाना चाहता है तो बैग इस तरफ फेंकेगा। सो लिहाजा ये मेरे पास मोमेंटम हुआ बैग का और ये मेरे पास मोमेंटम हुआ उस बंदे का जिसके हाथ में बैग है। तो लिहाजा बैग यहाँ पे यूं चला जाएगा और वो बंदा यहाँ से यूं चला जाएगा, तो वो बर्फ से तो निकल जाएगा लेकिन गोल्ड से हाथ धो बैठेगा।